मृत्यु से गले लगकर लौटना क्या होता है? बाल बाल बचना। गुरुजी, निश्चित मृत्यु को जीवन से मात देना। तो जब ऐसा होता है तब क्या साक्षात मृत्यु खड़ी दिखती है? शायद कभी कभार मृत घोषित करने के बाद भी लोग जीवित हुए हैं, ये किए गए हैं। ऐसा होना एक इशारा होता है कि आपका समय अभी तक आया नहीं है। अंदर की आंख जाग जाए तो जीते जी मौत देख सकते हैं। कैसे गुरुजी? जीवन कैसे जीना है हमारे हाथ में होता है। हम देख सकते हैं हमारी जिंदगी को, ये कैसे देख सकते हैं कि मौत कैसे और कब आएगी? देखो, जीवन एक यात्रा है जिसका अंतिम पड़ाव है मृत्यु। लेकिन गुरुजी, ये अंतिम पड़ाव नजर नहीं ना आता कभी। हमारे अंदर की आंख जगाई जाए तो जैसे स्पष्ट जीवन दिखता है वैसे ही स्पष्ट मृत्यु दिख सकती है, वो खड़ी आंखों के बिल्कुल सामने। मुरारी के एक घर में मिली 10 लाशों का रहस्य और भी गहरा होता जा रहा। क्या ये एक सामूहिक आत्महत्या की संधि थी या किसी भयंकर हत्या की साजिश? उड़ती खबरें तो कई हैं, पर इनमें से एक भी इस बात का अंदेशा नहीं देती कि किसी ने इस घर में घुसकर इन 10 लोगों के परिवार का सफाया किया। पर एक एक्सक्लूसिव खबर सिर्फ हमारे न्यूज चैनल F24 को मिली कि इन 10 मौतों के पीछे किसी तंत्र विधि, किसी किस्म की नरबली की संभावना हो सकती। घर के दाहिनी तरफ पूजा घर के बाहर की दीवार पर 10 विचित्र तरह की ड्राइंग्स बनाई गई और हर ड्राइंग पर एक कील ठोकी गई। हाथ से बनी 10 तस्वीरें और घर में हुई 10 मौतें। क्या इन दोनों के बीच कोई कनेक्शन है? पूरे मोहल्ले में ऐसा कोई भी नहीं जिसने किसी को इस घर में आते हुए देखा। अनुमान लगाया जा रहा है कि ये कांड किसी पारिवारिक दुश्मनी या किसी मसले। गुड इवनिंग सर। फिरोज, F24 न्यूज चैनल लगाओ। एक सवाल सभी कर रहे हैं कि क्या ये परिवार किसी तांत्रिक से सलाह मशवरा कर रहा था? क्या किसी बाबा के उकसावे के चलते इन 10 लोगों ने सामूहिक आत्महत्या की? कई लोगों का मानना है कि वो जो 10 तस्वीरें घर के बाहर बनाई गई थी वो किसी बुरी ताकत को दूर करने की गई थी। सुनने में आ रहा है कि घर से एक डायरी बरामद हुई। फिलहाल इस डायरी की डिटेल्स नहीं आए हमारे पास, लेकिन अनुमान लगाया जा सकता है कि ये डायरी इन मौतों पर रोशनी जरूर डालेगी। हाँ सर, हमारी केस से जुड़ा मामला लगता है। हाँ फिरोज, मुझे भी यही लगा। जिस तरह से लाशें मिली हैं इस केस में, क्या कोई कड़ी कॉमन है हमारे केस में और इस मुरारी केस में? केस ने हमें झकझोर के रख दिया था। हम ये साबित ही नहीं कर पा रहे थे कि ये एक आत्महत्या का केस था या फिर हत्या का। और अब ये 10 लोगों के परिवार की मौत वाला केस हमारे सामने आया था, जिसके चलते हम तांत्रिक फूलचंद वर्मा के केस को एक नई नजर से देखने लगे। क्या ये दोनों केसेस आपस में किसी भी तरह से जुड़े थे? 13 सितंबर 2017 को हमारे कंट्रोल रूम में एक कॉल आया था। फूलचंद वर्मा की मौत की खबर दी गई थी। शुरुआत से ही फूलचंद वर्मा की मौत रहस्यमय लग रही थी। जो तुमने देखा लाश को सबसे पहले? हाँ साहब, लेकिन क्या हुआ कैसे हुआ हमें नहीं पता साहब। जो पता है वो बताओ। साहब, रोज की तरह हम 8 बजे काम पर आए। कौन है? गुरुजी है मंजू। मंजू, वो जॉब कर रहे हैं, बीच में नहीं उठ सकते। 10 मिनट बाद आना। हम 2 मिनट रुके साहब, सोचे कि जाके ठेले पे चाय पी कर आते हैं साहब। जब लौट कर देखे तो दरवाज़ा खुला हुआ था। हम रोज़ की तरह झाड़ू लगाते लगाते जब गुरुजी के पूजा वाले कमरे तक पहुँचे, गुरुजी! सुनने में आ रहा है कि घर से एक डायरी बरामद हुई।
हमें भी फूलचंद वर्मा के कमरे से एक डायरी मिली थी, एक डायरी जिसमें काफी कुछ लिखा गया था, जीवन और मृत्यु के बारे में। वो दो लोग कौन थे जिन्हें तुमने यहां से जाते हुए देखा? हमें नहीं पता साहब, लेकिन देखने में बाबा लोग लग रहे थे। उन दोनों को पहले भी कभी देखा था यहाँ पे? नहीं साहब, और साहब देखा भी होगा तो याद नहीं रहेगा साहब। सब बाबा लोग एक ही जैसे दिखते हैं साहब, और गुरुजी से मिलने तो ऐसे भी बहुत सारे लोग आते जाते हैं साहब। हमारा इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है साहब, बस हम अपना काम 2 घंटे में करके यहाँ से निकल जाते हैं। गुरुजी के यहाँ घर में और कौन कौन रहता है? कोई नहीं साहब, हम अपना काम खत्म करके 10 सवा 10 बजे तक यहाँ से निकलते हैं। तब उनके 2 चेले नितिन जी और मनीष जी आते हैं, गुरुजी के पास तंत्र मंत्र सीखते थे। तो और कोई नहीं है फूलचंद जी का? हैं साहब, उनके एक बड़े भैया हैं, यहीं कहीं कानपुर में रहते हैं। और बीवी बच्चे? थे, लेकिन अब कहाँ है पता नहीं, हमने सिर्फ सुना है, कभी देखी नहीं। सर, तंत्र मंत्र की सामग्री के अलावा ये एक डायरी मिली है, और ये फ़ोन शायद फूलचंद जी का ही है। फूलचंद जी के भाई का नंबर है? नहीं है साहब। उनके दोनों चेले नितिन और मनीष, उनमें से किसी का नंबर? नहीं साहब। फिर उस फ़ोन में चेक करो, बड़े भाई का नंबर या दोनों चेलों में से किसी एक का नंबर तो होगा ही होगा। नौकरानी मंजू बता रही थी कि उसने 2 बाबा लोगों को निकलते हुए देखा था घर से बाहर सुबह। आप लोगों ने भी सिर्फ किसी ने देखा? नहीं साहब, हम तो अपने घर के अंदर ही बैठे थे, हमने किसी को आते जाते नहीं देखा। मंजू ने बताया कि फूलचंद जी का परिवार है कहीं, आप जानते हैं उन्हें? अच्छी तरह से जानते हैं साहब, यहीं रहता था। लेकिन 10 साल पहले फूलचंद जी और उनकी पत्नी का तलाक हो गया था, और उनकी पत्नी दोनों बच्चों को लेकर कहीं चली गई थी। और कोई जानता है फूलचंद जी के बारे में? कोई उनका दोस्त, रिश्तेदार वगैरह? वो उनके बड़े भाई हैं ना रघुवीर जी, उनको पता होगा। हाँ जी, हम रघुवीर वर्मा बात कर रहे हैं। फूलचंद जी के बड़े भाई? जी हाँ, बात क्या है? फूलचंद जी का देहांत हो गया है, शायद मर्डर हुआ है। मर्डर? फूलचंद का? हमें लगता तो ऐसा ही है, पर अभी क्लियर नहीं है। फूलचंद जी की लाश लटकी हुई पाई गई है। आप गिरधर नगर थाने आ जाइए। ठीक है। उस वक्त हमें नहीं पता था फूलचंद वर्मा का मर्डर हुआ था या कुछ और था। अगर ये सुसाइड है तो बहुत अजीब सुसाइड है, और अगर ये मर्डर है तो इसे सुसाइड का रंग देने की कोशिश की गई है। दोनों संभावनाओं के एंगल्स दीजिए डॉक्टर अवस्थी। ये देखो, फर्स्टली कपड़ा मुंह में ठूसा गया है। सुसाइड है तो कोई खुद ऐसा क्यों करेगा? शायद डर के मारे कि कहीं खुद चिल्ला ना दे, चीख ना दे आखिरी पलों में। आमतौर पर इस तरह के सुसाइड केसेस में एक कुर्सी या स्टूल जरूर मिलता है, जिसमें खड़े होकर विक्टिम ने खुद को लटकाया होता है, कुर्सी को लात मारी होती है। जनरली कुर्सी 1 या 1.5 फुट दूर मिलती है लाश। हमारे केस में भी एक कुर्सी मिली है। इसीलिए मैंने कहा कि मर्डर भी हो सकता है। आपके फाइंडिंग्स क्या हैं? इसके दाहिने हाथ पर। लेकिन फिर भी डॉक्टर अवस्थी, आप मुझे किसी एक एंगल की तरफ ग्रीन सिग्नल नहीं दे रहे हैं। मर्डर या सुसाइड? मैं आपको वही सिग्नल दे रहा हूं जो मुझे बॉडी दे रही है। बाकी आपकी इन्वेस्टिगेशन को फाइंड आउट करना है कि इसकी दुनिया और इसके आसपास के लोग क्या कहते हैं। पूजा कर रहा था और किसी ने उसे मार डाला? ऐसा लगता है रघुवीर जी। ये आपके छोटे भाई फूलचंद जी तांत्रिक थे हमेशा से? बना, धीरे धीरे बना। क्या काम करते थे पहले? अच्छी खासी नौकरी थी उसकी, रंजीत लेदर वर्क्स में जनरल मैनेजर था वो। सुना फैमिली थी? संध्या उसकी पत्नी, तलाक के बाद वो यहीं कानपुर में ही रहती हैं, और उनका बेटा राजेश बेंगलुरु में जॉब करता है, और बेटी लक्ष्मी शायद मुंबई में सेटल्ड है। आपका छोटा भाई सामान्य गृहस्थ आदमी तांत्रिक कैसे बना? पता नहीं, सब कुछ छोड़ छाड़ कर अच्छी खासी बनी बनाई जिंदगी। मनीष, नितिन, काम वाली को तो जानती होगे तुम दोनों? मंजू। हाँ, मंजू ने हमें बताया कि जब उसने घर की डोरबेल बजाई तो अंदर से किसी ने उसे 10 मिनट रुकने के लिए कहा। जाप कर रहे हैं, बीच में नहीं उठ सकते। ये सुबह 8 बजे की क्या पूजा होगी? शुद्धिकरण, बुरी ताकतों को भगाने वाली पूजा।
हम रोज़ गुरुजी के पास ठीक 10 बजे पहुंच जाते, जैसे कि आज भी हम वही टाइम पे पहुंचे। मैडम, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि गुरुजी ऐसे छोड़कर हमें अचानक चले गए। छोड़ के चले गए? मनीष, मर्डर हुआ है फूलचंद जी का। हाँ हाँ वही। ये जो शुद्धिकरण की पूजा थी, ये फूलचंद जी किसके लिए कर रहे थे? मंजू का कहना है कि उसने बाहर 2 लोगों को जाते हुए देखा जो बाबा या तांत्रिक टाइप के लग रहे थे। और मंजू ने यह भी कहा कि जब वो वापस आई तब दरवाजा पहले से खुला था, पर रोज सुबह जब वो डोरबेल बजाती थी तब फूलचंद जी खुद दरवाजा खोलने आते थे ना। मैडम, गुरुजी से पूजा करवाने कई लोग आते थे। कई बार बाबा लोग और अलग अलग तांत्रिक लोग ही गुरुजी से मिलने आते थे। दूर दूर से लोग आते थे। इस सुबह किस चीज के लिए पूजा हो रही थी ये हम नहीं बता सकते। लेकिन मर्डर तो पूजा के दौरान या पूजा के तुरंत बाद हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि मर्डर की प्लानिंग पहले से हुई होगी। कोई तुम्हारे गुरुजी को क्यों मारना चाहेगा? ऐसा क्या था? मनीष, नितिन, मंजू के अनुसार उसने बाबा टाइप के लोगों को बाहर देखा। कहीं ये कोई वर्चस्व की लड़ाई तो नहीं थी तुम्हारे गुरुजी की? प्रणाम भाई साहब, कैसे हैं आप? संध्या, फूलचंद की मौत हो गई है। कैसे? पुलिस कह रही है कि उसकी लाश घर के अंदर लटकी हुई पाई गई। मर्डर है या सुसाइड कुछ पक्का नहीं बोल रहे हैं। तुम्हें पुलिस स्टेशन आना होगा, राजेश और लक्ष्मी को भी। लक्ष्मी, तुम्हारे पापा नहीं रहे, पुलिस केस है, कह रहे हैं कि मर्डर या सुसाइड हो सकता है। हेलो लक्ष्मी। हाँ माँ। बेटा, राजेश और तुम आओगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, हम करते हैं राजेश भैया से बात। तेजस, वो पापा की डेथ हो गई। व्हाट? लक्ष्मी, समझ रहे हैं, लेकिन हमारा ज़बरदस्त वर्कलोड है। संडे को भी काम कर रहे हैं। तुम जा सकती हो तो जाओ। हमारे लिए छुट्टी लेना इम्पॉसिबल है इस वक्त। वैसे भी लक्ष्मी, हमें पापा से मिले या बात किए हुए कई साल हो गए। हम कौन सा टच में थे उनके भैया? हम तो सिर्फ मम्मी के लिए कह रहे थे, एक दिन के लिए आ जाते। छोड़ो ना लक्ष्मी, जीते जी उन्होंने कभी केयर नहीं की। अब क्या है फालतू का ड्रामा? वैसे जाना तो मम्मी को भी नहीं चाहिए। बाकी तुम दोनों देखो, हम तो नहीं आ रहे। फूलचंद की तलाकशुदा पत्नी संध्या और बेटी लक्ष्मी से हमें सुनने को मिलने वाली थी एक कहानी, एक तनाव भरे परिवार की कहानी जो समय के साथ बिखरती गई थी। आज स्पीकर नहीं आया आप? ताना मारना है? खाते वक्त नहीं। संध्या ने हमें बताया फूलचंद के गुस्से और हिंसक स्वभाव के बारे में और किस तरह वो आए दिन संध्या पर हाथ उठाते। पापा, आपसे कुछ बात करनी है। बोलो। लक्ष्मी से पता चला कि उसके और उसके भाई राजेश द्वारा समझाने की हर कोशिश के बावजूद फूलचंद अपने गुस्से और हिंसक बर्ताव से बाज नहीं आया। वो दोनों उसे कभी समझ ही नहीं पाए। हम बिल्कुल नहीं रहेंगे अभी यहाँ पे, हम चले जाएंगे। मम्मी, हम कहाँ जा रहे हैं? संध्या के पास तलाक के सिवाय कोई चारा ही नहीं बचा था और वो बच्चों के साथ फूलचंद से पूरी तरह तंत्र मंत्र काहे की शुद्धिकरण और काहे की शक्तियां, जो आदमी अपने घर के ग्रहण को कभी ठीक ना कर सका, कभी सुधार ना सका। क्या वो तब भी तंत्र विद्या का अभ्यास करते थे? हमको कुछ नहीं पता वो क्या करते थे और क्या नहीं करते थे। खाली हमको इतना पता है कि वो गुस्से में आके हमको पीटा करते थे। वो कब बाबा बन गए, कब लोगों की नजर में गुरुजी बन गए, हमको कुछ नहीं पता। हमारे लिए तो सिर्फ वो बुरी शादी का एक आधा हिस्सा थे। रिश्ता तो 10 साल पहले ही खत्म हो चुका था। अब वो आधा हिस्सा भी मिट गया।